नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नहरों में उद्योगों का केमिकल, होटलों का सीवेज डालने से रोकने की मांग। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। शेडों के नीचे रखा जा रहा बारदाना, कृषि जिन्स रखने में होगी परेशानी। शेड खाली करवाने और श्रमिकों के लिए विश्राम गृह, शौचालय व पानी की व्यवस्था करवाने की मांग। 3 वर्ष के अंदर होगा हनुमानगढ़ का कायाकल्प, बोले डॉक्टर गुण प्रकाश। 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ के सफलतम आयोजन के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज। 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश। डिस्कॉम के मुख्य अभियंता ने ली रेवेन्यू मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए जाएंगे नवाचार, बोले योगेश वर्मा। सकारात्मक के साथ दंडात्मक अभियान चलाने की रहेगी प्राथमिकता, बोले संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य स्तरीय जल प्रदूषण कमेटी व आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग से अभियान चलाकर नहरों में पंजाब राजस्थान में उद्योगों के केमिकल और होटलों आदि का सीवेज डालने के गैर कानूनी कृत्य को रोकने की मांग की है। बुधवार को कमेटी व पार्टी कार्यकर्ताओं ने जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा को ज्ञापन सौंपा। राज्य स्तरीय जल प्रदूषण कमेटी के संयोजक दिलीप जाखड़ ने बताया कि राजस्थान और पंजाब के करीब 1.5 दर्जन जिलों में नहरी पेयजल में खतरनाक केमिकल मिले होते हैं। भटिंडा से बीकानेर तक कैंसर पट्टी बन चुकी है। इस क्षेत्र के कई गांव कैंसर विलेज के रूप में बदनाम हो गए हैं। भटिंडा से बीकानेर तक चलने वाली ट्रेन कैंसर ट्रेन कही जाती है। इस महामारी के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय जल प्रदूषण कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि कमेटी की ओर से पूर्व में अधीक्षण अभियंता पीएचडी श्रीगंगानगर के जरिए जल स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान को ज्ञापन भेजा गया था। तब अधिकारियों ने कहा था कि रॉ वाटर नहरों से मिलता है, जिसे हम सफाई कर पीने का पानी सप्लाई करते हैं। कमेटी पदाधिकारियों ने कहा कि नहरी पानी की सफाई और प्रदूषण की रोकथाम में सिंचाई विभाग ही सक्षम है। उन्होंने बताया कि नहरों में पंजाब व राजस्थान में उद्योगों के केमिकल और होटलों आदि का सीवेज डालने की शिकायतें हैं। फसलों, अनाज और सब्जियों में भी केमिकल पाए गए हैं। पंजाब में जमालपुर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई कार्य शुरू हो गया है। रिपोर्ट हो कि 6 अन्य प्लांट सतलुज नदी की सफाई के लिए बन रहे हैं। बुड्ढा नाला के दोनों तरफ सड़क और 1.25 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे नाले में फैक्ट्रियों का गंदा पानी चोरी से डालना रोका जाएगा। राजस्थान में भी सिंचाई विभाग की ओर से इस तरह की रोकथाम की जाए। कमेटी इस काम में जन सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने मांग की है कि सिंचाई विभाग की ओर से अभियान चलाकर नहरों में पंजाब व राजस्थान में उद्योगों के केमिकल और होटलों आदि का सीवेज डालने के गैर कानूनी कृत्य को रोका जाए। इस मौके पर सुभाष गोदारा आदि मौजूद रहे। राजस्थान के करीब 10 जिलों में जो प्रदूषण युक्त पानी आ रहा है उसमें बहुत भारी हैवी केमिकल मिले हुए हैं। पंजाब के 7-8 जिलों में ये समस्या है। भटिंडा से बीकानेर तक कैंसर पट्टी बनी हुई है। जो ट्रेन चलती है भटिंडा से बीकानेर, उसको लोग पहले मजाक में कैंसर ट्रेन कहते थे, अब उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई कैंसर का मरीज है। ये सारी समस्याएं आप सब जानते हैं। उसके बारे में पंजाब में जमालपुर में अभी एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हुआ है, काम चालू हो गया, उसमें सफाई शुरू हो गई, 6 और बन रहे हैं। और इसी तर्ज पर राजस्थान में भी अपने प्रदूषण, जो नहरों में लोग गंदा पानी डालते हैं, फैक्ट्रियों से, होटलों से गंदा सीवेज जाता है, उसको कैसे रोका जाए, इस बारे में हमने चीफ इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट की है। जिसके अध्यक्ष श्री दिलीप जाखड़ जी संयोजक हैं, डीआईजी रिटायर्ड हैं, सतीश गर्ग जी ये सचिव हैं हमारी कमेटी के, मैं दीपक चड्डा मानव सदस्य हूँ। हम लोग यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर को अपनी रिपोर्ट देने आए हैं। हम लोग इससे पहले लुधियाना में भी गए थे, जहाँ पे बुड्ढा नाला में गंदा पानी गिरता है। हम लोगों की डिमांड ये है कि जो भी पानी गंदा आता है, केमिकल युक्त आता है, उसको साफ करके हम लोगों को भेजा जाए। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तक ये सारे जिले प्रभावित हैं। 10 जिले राजस्थान के प्रभावित हैं और कुछ जिले पंजाब के भी हैं, जिसको कि बठिंडा से जो ट्रेन बीकानेर जाती है उसको कैंसर ट्रेन घोषित किया हुआ है। अभी दिलीप जाखड़ जी राज्य स्तरीय जल प्रदूषण कमेटी के संयोजक के रूप में उनके साथ जो है क्षेत्र के लोग आए थे, जिनका पोल्यूटेड वाटर जो राजस्थान में आता है उसके संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिससे उनका पंजाब पोर्शन में भी वो जो पोल्यूटेड वाटर है
डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल बोर्ड पंजाब से भी, जैसा उनको बताया, सिंजीवाला से भी वो मिल के आए हैं। और राजस्थान में भी उनका था कि हमारे भी जहाँ इस तरह की जो छोटी माइनर्स है या गाँव शहर के आसपास जा रही है, उस पर भी विभाग को प्रयास करना चाहिए कि उसमें भी जो गंदा पानी नहीं मिले। उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। और पंजाब के अंदर जो पोल्यूटेड वाटर है उसके भी सरकार के स्तर से लगातार जो है हम लोग लिखते हैं और जो भी विभाग की तरफ से है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बीकानेर जोन के नवनियुक्त मुख्य अभियंता एनके जोशी ने बुधवार को हनुमानगढ़ आगमन के दौरान अधीक्षण अभियंता कार्यालय में रेवेन्यू मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग ली। मीटिंग में मुख्य अभियंता ने डिस्कॉम के अभियंताओं से सब डिवीजन अनुसार चर्चा की, लक्ष्यों के बारे में चर्चा की। 12 करोड़ 80 लाख रुपए का रेवेन्यू शेष होने की जानकारी अभियंताओं ने मुख्य अभियंता को देते हुए आश्वस्त किया कि 31 मार्च तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। चीफ ने अभियंताओं को कहा कि मार्च में 10 दिन शेष हैं, अच्छे तरीके से कार्य कर राजस्व की 100% वसूली की जाए। अभियंताओं ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में पब्लिक स्ट्रीट लाइट का पेमेंट का भुगतान न होने की समस्या आ रही है। पूरे सर्कल का 20 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया है। इसके लिए नगर परिषद को नोटिस दिया गया है। मुख्य अभियंता जोशी ने बताया कि इस संबंध में उच्च स्तर पर वार्ता चल रही है। अधिशासी अभियंता अरविंद गढ़वाल ने बताया कि मार्च 2023 से पहले जो कनेक्शन कटे हुए हैं उनमें एमएनएसटी स्कीम के तहत अधिक से अधिक पैसे उपभोक्ताओं से जमा करवाए जाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि विभाग के एएन, जेएन, टेक्निकल स्टाफ, अकाउंटेंट आदि रेवेन्यू रिकवरी के कार्य में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के चलते हनुमानगढ़ व नोहर में टेम्परेरी कनेक्शन दिए जाने हैं, वह कार्रवाई भी साथ के साथ की जा रही है। मीटिंग में नोहर के अधिशासी अभियंता शक्ति सिंह, सहायक अभियंता संदीप सहारण, कुलदीप पुनिया, लेखाधिकारी संजय पारिक आदि मौजूद रहे। सर्कल की हमने रेवेन्यू मॉनिटरिंग की मीटिंग ली थी। सब डिवीजन वाइज सबसे अपने डिस्कस भी किया, उनका जितना शॉर्टफॉल है उसके बारे में बात की, उनके टारगेट्स थे उसके बारे में बात की। टोटल इनका करीब 12 करोड़ 80 लाख का इनका अब तक मॉडल सर्कल का बाकी है। वो भी एक सब डिवीजन से बात करके पूरा एश्योर किया और इन्होंने भी पूरा एश्योर किया है कि सारा हम ये 12 करोड़ 80 लाख का 28-29 तारीख तक का टारगेट दिया है कि हम ये 100% अचीव कर लेंगे। मेन इसके अंदर समस्या हमारी गवर्नमेंट आउटरीच के लिए आ रही है कि उसके अंदर हालांकि वेरीफाई भी कराया है, कुछ के अंदर बजट का इशू है, बात चल रही है। इनके बजट का भी शायद एश्योर कर दिया है, 1-2 कम बजट का भी आ गया है इनके। मेन इशू हमारा रहा पब्लिक स्ट्रीट लाइट का जो पेमेंट है नगर परिषद का है, नगर पालिका क्षेत्र का है, वो हमारा पेमेंट अभी पहले ये सिस्टम था हमारा अर्बन सेस के अंदर, उसका एडजस्टमेंट होता था तो नगर पालिका उसका पैसा हमारे यहाँ जमा नहीं कराती थी। लेकिन उसके बाद में डायरेक्शन दे दिया कि नगर पालिका को अपने स्रोत पे इनको पैसे को जमा करवाना है। लेकिन वो शायद कोई 2 डिपार्टमेंट के बीच का कोई कंफ्यूजन है, इनकी बात नहीं हो रही है आपस में। तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो टॉप लेवल पे इसका डिस्कशन में है। लास्ट में हमारी 31 मार्च के आसपास इसका भी जो भी अमाउंट रिकवर हमारे को करना है स्ट्रीट लाइट का, वो भी लेने के हमारे पूरे चांसेस है। आज माननीय चीफ साहब हमारे यहाँ पधारे, एनके जोशी साहब, उन्होंने रेवेन्यू संबंधित मीटिंग ली है और हमारा साल भर का जो है रेवेन्यू यूटिलाइजेशन का टारगेट, उससे आज हम 12 करोड़ 80 लाख रुपए लैग कर रहे हैं और 31 मार्च तक हम वो पैसा रिकवर कर लेंगे। मार्च महीने में जो सर्किल है, जो हमारा जितना असेसमेंट हुआ था उसके एवज में 105% ले आए हैं और जो 12.80 करोड़ का जो टारगेट है वो 31 मार्च तक का हमारा टारगेट है, वो हम अचीव कर लेंगे। इसमें रोड लाइट का पैसा इंक्लूड नहीं है, जो कि हमारा लगभग 20 करोड़ रुपया है, जो कि म्यूनिसिपलिटीज है वो हमें जमा नहीं करा रही है, तो उसके लिए भी प्रयास जारी हैं। बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का लगभग 2 करोड़ रुपया बाकी है, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी हमें लगातार परस्यू कर रहे हैं, उसमें भी पैसा आ रहा है। और चीफ साहब ने मार्गदर्शन जो हमें दिया उसमें पीडीसी पैसे का जो एमनेस्टी स्कीम जो चल रही है हमारी ऑल कैटेगरीज में चल रही है, तो मार्च 23 से पहले जो कनेक्शन कटे हुए हैं उसमें एमनेस्टी स्कीम के तहत है, जो हम एलपीएस का है वो पैसा वेव कर रहे हैं और उसके भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोग जमा कराएं और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका बेनिफिट। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ व भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बीकानेर के नवनियुक्त मुख्य अभियंता एनके जोशी के बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य अभियंता जोशी ने
कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उनका हर संभव कार्य करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। इस मौके पर भारतीय मजदूर संघ के कृष्ण तायल, महामंत्री आत्माराम, राजेंद्र सिंह, करोम गोदारा आदि उपस्थित रहे। आज जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से नवनियुक्त मुख्य अभियंता बीकानेर के हनुमानगढ़ पधारने पे स्वागत किया गया और उनसे प्रतिनिधि मंडल मिला तो उन्होंने, जैसा कि सभी इंजीनियर्स को अभी मीटिंग में कहा था कि भाई अभी क्योंकि अपने पास 14 दिन का ही समय बचा हुआ है, 10 दिन का ही समय बचा हुआ है और बड़े अच्छे ढंग से काम करके 10 दिन बचे हैं, इनमें मेहनत करके राजस्व 100% वसूली करनी है। अखिल भारतीय किसान सभा ने अनाज मंडियों में शेड खाली करवाने और मंडी श्रमिकों के लिए विश्राम गृह, शौचालय व पानी की व्यवस्था करवाने की मांग की है। इस संबंध में किसान सभा सदस्यों ने संयोजक सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सभा संयोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले की अनाज मंडियों में किसानों की कृषि जिन्स के रखरखाव के लिए शेड बने हुए हैं। इन शेडों के नीचे किसान अपनी कृषि जिन्स रखते हैं ताकि बारिश और खराब मौसम में कृषि जिन्स खराब नहीं हो। उन्होंने बताया कि मंडियों में सरसों और गेहूं की बम्पर फसल आने वाली है। बड़ी संख्या में किसानों का गेहूं, अन्य अनाज खुले में पड़े रहने से खराब हो जाता है। जिले की मंडियों में अभी पर्याप्त शेड नहीं है, उसके बावजूद अनाज मंडियों के ठेकेदारों की ओर से सरकारी खरीद के लिए मंगवाया हुआ बारदाना मंडियों में शेड के नीचे उतारा जा रहा है, जबकि बारदाना पहले भी ठेकेदारों की ओर से उनके गोदामों में उतारा जाता था, लेकिन अब ठेकेदारों की ओर से बारदाना अनाज मंडियों में शेड के नीचे उतारा जा रहा है। इससे किसानों को अपनी कृषि जिन्स रखने के लिए शेड खाली नहीं मिलेंगे और अनाज खुले में रखने से खराब होने की आशंका रहेगी। सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सीजन में हजारों मजदूर मंडियों में कार्य करते हैं। इनके लिए मंडियों में छाया, पानी और विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। ज्ञापन में इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर तुरंत प्रभाव से निस्तारण की मांग की गई। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। पिछले साल भी हर साल ये एक हमेशा लड़ाई रहती है कि पहले तो सरसों की खरीद नहीं होती। सरसों की खरीद अगर बाजार में आना शुरू हो जाए तो ये ठेकेदार से मिलकर, कृषि उपज मंडी के अधिकारी मिलकर वारदाना सीधा कर लेते हैं। वो वहाँ पे शेड के नीचे, जो शेड किसान को अलॉटमेंट है, नहीं कि वो किसी ठेकेदार के लिए, वो किसान का है। अगर 24 घंटे, आजकल मौसम का 1 घंटे बाद बदलाव होता है, मौसम में, ऐसे मौसम में अगर किसान बाजार में ले आया फसल तो वो बरसात आ जाए या मौसम खराब हो जाए तो कहाँ डालेगा। बड़ी चिंता का विषय है कि जब भी किसान अपनी 6 महीने की खेती लेके अनाज मंडी में आता है तो उसको अनाज वहाँ ढेरी करने के लिए जगह नहीं मिलती। जितने भी, चाहे प्लांट है, चाहे ओपन प्लांट है, चाहे शेड है, उसमें ठेकेदार द्वारा वहाँ माल लगाया जाता है। और अब तो बहुत ही बड़ा चिंतनीय विषय है कि जो बारदाने की गांठ आती थी, जो गोदामों में लगती थी, जो गोदाम है, एफसीआई का गोदाम है या CWC का गोदाम है या RSW का गोदाम है या दूसरे डॉक्टर साहब के गोदाम है, उन गोदामों में, पर इन्होंने अब की बार तो उससे भी बहुत ही गलत काम कर रहे हैं कि 2 ट्रक तो हमारे हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन मंडियों में उतर गए हैं, 2-3 ट्रक, और वो शेड के नीचे ढेरी कर दिए गए हैं बारदाने की गांठें। वैदिक कायाकल्प परिवार हनुमानगढ़ की ओर से अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के सहयोग से हाल ही में 11 से 17 मार्च तक जिला मुख्यालय पर 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा संत समागम करवाया गया। डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज के सानिध्य में हनुमानगढ़ की पावन धरा पर प्रथम बार हुआ यह आयोजन सफल रहा। सफलतम आयोजन के बाद डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य महाराज बुधवार को मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मिशनरियां हमारे गरीब लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कार्य कर रही हैं। हम अपने थोड़े विवेक से विचार करें कि क्या हम अच्छा कर रहे हैं। भारतवर्ष के धर्मप्राण धार्मिक समुदाय, इस देश में निवास करने वाले सभी हिंदुस्तानी लोग अत्यंत आत्मीय भाव से उनसे निवेदन है, वर्तमान समय में कलिकाल की विषम परिस्थिति के कारण मिशनरियां अपना अपना कार्य हमारे गरीब लोगों के लिए जो कर रही है, उनको अपने धर्म में परिवर्तित करने का जो कार्य किया जा रहा है,
हम अपने थोड़े से विवेक से विचार करें, क्या क्या हम अच्छा कर रहे हैं। जिस देश की संस्कृति बड़ी विलक्षण हुआ करती थी, पास में पड़ा हुआ सोना भी मिट्टी के डले के समान समझा जाता था, दूसरी स्त्री को सीता का दर्शन किया जाता था, मातृत्व भाव रखा जाता था। आज उस संस्कृति में नैतिक पतन के मार्ग पर जो हम लोगों ने चलना प्रारंभ कर दिया है, ये हमारे कर्तव्य शून्यता का द्योतक है। हम कर्तव्य शून्य होकर के परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हम भौतिकवादी बन सकते हैं परंतु अध्यात्मवादी नहीं बन सकते। इसलिए अध्यात्म का जीवन यदि हम जिएंगे तो हमारे पास, हम भूखे नहीं मर सकते, प्यासे नहीं मर सकते। अपने कर्तव्यों का पालन हम धर्म पूर्वक संपादित करें। वो धर्म पूर्वक संपादित करना हमको वेद पुराण इतिहास धर्मशास्त्र इत्यादि नहीं आता है तो चिंता करने की बात नहीं। हम लोग हनुमान जी महाराज की उपासना करें, हम लोग गणेश जी की उपासना करें, भगवान का नाम लें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दान करें, और जिनके पास में धन नहीं है वे लोग हमारे से मिलें। वो भारतीय संस्कृति को बढ़ाने वाले जो महापुरुष हैं, शंकराचार्य परंपरा है, उन महापुरुषों से मिले। आपके जीवन में अपने कर्तव्य रूपी पथ के माध्यम से आपको न धन की कमी है न धान्य की कमी है। आप हमसे जुड़ करके, वैदिक कायाकल्प परिवार से जुड़ करके अपने धन धान्य के भंडार को भी बढ़ा सकते हैं और अपने रोग को भी भगा सकते हैं, और आप समाज के लिए विशिष्ट उपयोगी बन सकते हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आज देश के अंदर अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता चला जा रहा है, हम निवेदन करना चाहते हैं उन बच्चियों से भी और उनके अभिभावकों से भी। वो बच्चियां वस्तुतः जिस समय उनको कुछ उनकी मित्रता हुआ करती है, उस समय उनको दूसरा नाम बतलाया जाता है और बाद में कुछ असलियत निकल करके दूसरी आया करती है। ऐसी स्थिति में हमको विवेक की आवश्यकता है। हम सीता बने, हम क्या बने, मंदोदरी बने, हम अहिल्या बने, हम तारा मैया मरे और हम कुंती बने। कुंती का जीवन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिसके जीवन में संकट का पहाड़ न आया हो, परंतु कुंती मैया क्या विचलित हो गई? खाने के लिए उनके पास भी नहीं था, पीने के लिए उनके पास भी नहीं था, परंतु साधना के परिणाम स्वरूप जिसको अक्षय पात्र की प्राप्ति हो सकती है, साधना में कौन सी शक्ति नहीं है? इस संपूर्ण भौतिकवाद में ऐसी कौन सी विलक्षण शक्ति है जो एक पतीली के माध्यम से संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करा सके? परंतु मां की साधना वो शक्ति है कि वो एक पतीली के माध्यम से संपूर्ण विश्व को हिला सकती। नवनियुक्त संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार हनुमानगढ़ योगेश कुमार वर्मा का कहना है कि वे हनुमानगढ़ कृषि आधारित जिले में अपने पदस्थापन को चुनौतीपूर्ण अवसर मानते हैं। यहाँ के किसानों का रुझान अभी भी परंपरागत फसलों की तरफ ही है। सभी सहायक निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि 5-5 प्रगतिशील किसानों को सूचीबद्ध करें। वे स्वयं अप्रैल के दूसरे सप्ताह में उन किसानों से संवाद करेंगे। प्रयास रहेगा कि उनके खेतों में नवाचार किया जाए, ऐसे नवाचार जो उनको वर्तमान में मिलने वाली आय से कई गुना अधिक आय दे। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। उनके दरवाजे किसानों के लिए हर समय खुले हैं। उनका प्रयास रहेगा कि किसानों को शिकायत करने का मौका न मिले। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में कृषि को लेकर एक अग्रणी जिला है। राज्य सरकार ने बहुत सारी योजना किसानों के लिए इस जिले में चलाई जाती है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि किसानों को जो भी आदान उनकी खेती के लिए आवश्यक है, चाहे वो खाद हो, उर्वरक हो, बीज हो या प्रोत्साहक संस्थाएं हो, उसकी गुणवत्ता बिल्कुल अधिनियम में वर्णित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। इसके लिए हम बहुत जल्दी ही एक अभियान चलाने वाले हैं जिसमें हम पूरे जिले में इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि किसान को बिल्कुल वही आदान मिले जिसके लिए उन्होंने पैसा दिया है। इसके अलावा हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसान को विभाग द्वारा बहुत सारी सब्सिडीज विभिन्न योजनाओं में दी जाती है, उस प्रक्रिया का सरलीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, उस संदर्भ में कुछ हमने विस्तार से कार्यक्रम बना रहे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि किसान जब अप्लाई करेगा तभी वो ऑलमोस्ट करीब श्योर हो जाएगा कि उसको जो है अनुदान के लिए वो पात्र है और उसको समय पर अनुदान मिल जाएगा।
ये भी कोशिश करूंगा कि किसान का कोई भी प्रकरण उसी माह में अधिकतम 30 दिन की अवधि में निस्तारित हो जाए। यदि किसी कारणवश किसान का आवेदन खारिज करना होता है तो किसान को ये जानकारी होगी कि किस वजह से आवेदन खारिज हुआ है, और वो यदि वो पुनः उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो पुनः अपना आवेदन रिसबमिट कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैंने उपखंड में जितने भी कृषि के कार्यालय हैं उनको एक एजेंडा बना दिया है और हम अप्रैल के पहले वीक में मिल रहे हैं। अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार जो भी हम सुंडी के बचाव के लिए गोष्ठियाँ कर रहे हैं उसमें किसानों को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और एक विशेष कार्यक्रम भी माननीय जिला कलेक्टर महोदय के अनुसार हम एक लॉन्च करते हैं। ये प्राथमिकता इस माह की रहेगी। राजस्थान धानका आदिवासी समाज ने धानका जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या के निवारण करने की मांग राज्य सरकार से की है। इस संबंध में समाज के नागरिकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। जिले में राजकीय नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने की मांग के संबंध में राजस्थान धानका आदिवासी समाज के सदस्यों ने बुधवार को जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा। समाज के प्रदेशाध्यक्ष इंद्र कुमार नीनानिया के अनुसार पिछले काफी समय से हनुमानगढ़ जिले में नशावृत्ति करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो कि समाज के लिए चिंतनीय विषय है। आज हमारा राजस्थान धानका आदिवासी समाज का शिष्टमंडल माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर जो राजकीय नशा मुक्ति केंद्र खुलाने की मांग की गई है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जो जिला है वो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, जिसके कारण बहुत ही नशा फैल रहा है और युवा पीढ़ी में तो बहुत ही ज्यादा अधिक नशा हो गया है। और जो प्राइवेट जितने भी नशा मुक्ति पूरे जिले के अंदर खोल रखे हैं वो अपनी मनमानी से फीस ले रहे हैं। इसलिए हमारे धानका समाज ने माननीय जिला कलेक्टर और राज्य सरकार से डिमांड की है कि राजकीय नशा मुक्ति के अंदर हनुमानगढ़ जिले में खोला जाए। और हमारे राजस्थान के अंदर धानका जाति के प्रमाण पत्र करीबन 1.5-2 साल से बंद कर रखे हैं। एक विशेष जाति के कारण हमारे धानका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है ताकि हमारे समाज के जाति प्रमाण पत्र शीघ्र खोला जाए और हमारे जो आने वाले बच्चे के अंदर जो कॉलेज में स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जाति प्रमाण पत्र के अभाव से उनकी पढ़ाई वंचित हो रही है। श्री खाटू श्याम दीवाने मंडल सेवा समिति की ओर से बुधवार को जिला मुख्यालय पर बाबा श्याम की छठी अरदास निशान यात्रा निकाली गई। जय श्री श्याम के जयकारों के साथ सुबह 9 बजे अरदास निशान यात्रा जंक्शन के दुर्गा मंदिर से शुरू हुई। निशान यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई टाउन जंक्शन रोड पर शंकर कॉलोनी स्थित बांके बिहारी मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। निशान यात्रा में सिरसा का हड़ियप्पा बैंड, सिरसा का शहनाई बैंड, हिसार के कलाकारों की ओर से सजाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। हनुमान जी उचारे कंचन धार कपूर लो जाय, आरती कर दे अंजना माय।
शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए बांके बिहारी मंदिर को जाएगी। ये हमारी छठी निशान अरदास यात्रा है। ये शहर की सुख समृद्धि के लिए निकाली जाती है। इसमें विशेष आकर्षण का केंद्र जो हमारे वाहिद निशान है, ये सूरजगढ़ निशान कहते हैं इसको, श्याम बाबा के मंदिर पे खाटू धाम। ये सूरजगढ़ निशान 376वीं यात्रा है सूरजगढ़ निशान की। बांके बिहारी खाटू धाम पे ये निशान चढ़ता है 376वां, जो बाबा के शिखर पे हर साल लहराता है। हमने भी श्याम दीवानों ने एक ठाना है कि हर साल फागुन की एकादशी पे हनुमानगढ़ की शहर की अमन शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए एक निशान सूरजगढ़ निशान की तर्ज पे वाइड निशान 11 फुट इसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना 11 फुट होती है। तीर कोना बढ़ाता है, ये त्रिकोणा में 11 फुट का होता है और ये बांके बिहारी मंदिर पे चढ़ाया जाएगा। राजस्थान निर्वाचन विभाग समावेशी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार लोकसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। सभी क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी द्वारा होम वोटिंग के लिए इच्छुक पात्र मतदाताओं के पंजीकरण का कार्य किया जाएगा और लोकसभा क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थियों के नाम तय हो जाने के बाद घर घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि समावेशी चुनाव की दिशा में चुनाव आयोग ने ये पहल की है। राजस्थान में बीते दिनों विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान ये नवाचार सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें पात्र पंजीकृत 61,022 मतदाताओं में से लगभग 99% ने अपने घर पर मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया। अब प्रदेश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान भी पहली बार यह सुविधा दी जा रही है। गुप्ता ने बताया कि यह सुविधा विकल्प के रूप में है। लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग की सुविधा ऐसे मतदाताओं को मिलती है जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हों या 40% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी के विशेष योग्यजन हों। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। योग्य मतदाता सुविधा का चयन करने के लिए फार्म 12D भरकर बीएलओ को देंगे। पहले चरण के मतदान के लिए होम वोटिंग के लिए मतदाताओं का पंजीकरण का कार्य शुरू हो चुका है, जो 26 मार्च तक चलेगा। प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचक अधिकारी होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले मतदाताओं की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को 1 अप्रैल तक उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद होम वोटिंग के विशेष मतदान दल गठित कर उनके प्रशिक्षण की सभी प्रक्रिया 4 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। ये विशेष टीमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में पंजीकृत मतदाताओं के घर पहुंचकर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएंगे। होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता की होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने का दूसरा दौर 15 से 16 अप्रैल के बीच होगा। टाउन की इंदिरा कॉलोनी निवासी अधेड़ उम्र के शख्स ने बुधवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले अधेड़ ने 2 पेज का सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा। इसमें शहर के कई वार्ड पार्षदों, प्रॉपर्टी डीलरों तथा भाजपा कांग्रेस नेताओं के नामों का जिक्र करते हुए मकान हड़पने के प्रयास में होने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। आत्महत्या करने से पहले अधेड़ ने मोबाइल फोन के जरिए वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल होता रहा। मृतक के छोटे भाई की रिपोर्ट पर टाउन पुलिस थाना में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में 4-5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार गिरधारी लाल निवासी वार्ड 31 इंदिरा कॉलोनी टाउन ने लिखित में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसका बड़ा भाई गोविंद उसके साथ रहता था। गोविंद के पास इंदिरा कॉलोनी के सामने जवाहर नगर में 20 गुणा 30 फीट का एक मकान है। उसके भाई गोविंद ने उसे कुछ दिन पहले ही बताया था कि ओम प्रकाश अरोड़ा, उसका पुत्र मनीष, सुनील, रघुमल, भागीरथ, जी पड्डा टाउन आदि जने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी कागजात तैयार कर उसका मकान हड़पना चाहते हैं। ये लोग उसका पीछा करते रहते हैं। उसे इन लोगों से डर है। गिरधारी लाल के अनुसार बुधवार सुबह उसका भाई गोविंद इन लोगों व अन्य का नाम लेकर अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर वायरल कर दी। इसके बाद घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गिरधारी लाल के अनुसार इन लोगों ने उसके भाई गोविंद के खिलाफ एक नर्स गुरमेश कौर पत्नी बलवंत सिंह को तैयार किया। इसके कारण इन लोगों से दुखी होकर उसके भाई गोविंद ने आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एसआई ज्योति को सौंपा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला खुंजा के एसपीसी के स्टूडेंट को सदर पुलिस थाना का भ्रमण करवाया गया। स्टूडेंट ने शारीरिक शिक्षक देवेंद्र पूनिया के नेतृत्व में थाना का भ्रमण किया। इस दौरान थाना प्रभारी लाल बहादुर चंद्र ने बच्चों को पुलिस कार्यप्रणाली की प्रक्रिया समझाई। और मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। अब हम आए थे सदर थाना में। यहाँ पे हमने देखा, हमने बहुत सारी मतलब अच्छी चीजें देखी, हमें समझ आया, हमें पहले कुछ नहीं पता था। अब हमने यहाँ पे देखा कि महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पे कैदियों को भी पकड़ा जाता है और यहाँ पे मतलब जो गलत काम करते हैं नहीं पकड़ा जाता है। और यानी कि यहाँ पे शराब वगैरह अफीम के लिए भी बहुत अच्छी मतलब है, उन्हें पकड़ रखा है। और हमें ये भी पता चला कि यहाँ के जो हैं अधिकारी वगैरह जो भी हैं वो बहुत अच्छे, मतलब उन्हें आदर्श है। हम सबसे उन्होंने बहुत प्यार से बात करी है और हमें मतलब स्कूल वाले यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। राजकीय उच्च माध्यमिक डब्बरवाला खुंजा के एसपी स्टूडेंट पुलिस कैडेट के बच्चों का आज में भ्रमण करवाने के लिए यहाँ सदर थाना में बच्चों सहित पहुंचे हैं और इनको कानून और जो भी थाने में गतिविधियां चलती है उनके बारे में इनको जानकारी दिलाने के लिए यहाँ लाए। और अब समाचार नौहर क्षेत्र से। श्री फाग महोत्सव समिति की ओर से चतुर्थ फाग महोत्सव का आयोजन यहां श्री राम वाटिका में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वीणा म्यूजिक के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा साज वंदना से हुआ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।